हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस सीरीज ऑफ लेक्चर की शुरुआत में ये जो सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसमें हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं हर एक मुद्दे को, हर एक पॉइंट को। और वो भी किसका, तो मॉडर्न फिजिक्स, जो क्लास 12 का पार्ट 2 का चैप्टर्स है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अब मैं एक चीज़ ये करने वाला हूँ और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। काम हम लोग दरअसल ये करने वाले हैं कि जो चैप्टर्स बटे हुए ना, बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स एक्चुअली 3 चैप्टर है। मॉडर्न फिजिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स का, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई तो उसके बाद जो मॉडिफिकेशंस आया, जो रिवॉल्यूशन आया, चीज़ें बदलने लगी, बताई हुई बात गलत होने लगी, नई नई चीज़ें सामने आने लगी। किसके खोज के बाद? इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद। तो ये कब था? 1897, ठीक है, 1897 इसी के आसपास की स्टोरी है जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो ये चीज़ें, तो एक्चुअली जो मॉडर्न हम पढ़ेंगे वो मॉडर्न नहीं है, वो बहुत पुरानी है, 1897 तब की है। लेकिन मॉडर्न बोलते आ रहे हैं तो मॉडर्न ही बोल रहे हैं उसको। और इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी उस वक्त, उसके बाद सारी चीज़ें सामने आने लगी, सारी चीज़ें हमारे सामने आने लगी अलग अलग तरह से। तो उस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपका चैप्टर है ना, जैसे समझिए कि आपका जो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स ये ब्रांच है। अब इस ब्रांच में आपको चैप्टर कौन कौन है? देखिए, चैप्टर है 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, ठीक है। चैप्टर 10 क्या है? 9, 10, सॉरी, चैप्टर 11 है, 8वां 9वां रे ऑप्टिक्स है, 10वां वेव ऑप्टिक्स है, ये 12 और 13। ये आपका डुअल नेचर, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है, मैटर एंड रेडिएशन, ये चैप्टर 11 है। चैप्टर 12 क्या है आपका? तो एटम। और चैप्टर 13 क्या है? न्यूक्लियाई। जो काम मैं करने वाला हूं, जो काम मैं करने वाला हूं वो चीज वो यही है कि ये तीनों है मॉडर्न फिजिक्स। तो हम इसको सेपरेटली नहीं पढ़ेंगे, 11, 12, 13 ऐसे सेपरेटली नहीं पढ़ने वाले कि हाँ अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद कहेंगे कि अब चैप्टर 11 खत्म हो गया, अब चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, फिर कहेंगे नहीं चैप्टर 12 खत्म हो गया, अब चैप्टर 13। ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, मैं क्या करने वाला हूं ये मैं बता रहा हूं। चूंकि ये तीनों मॉडर्न फिजिक्स है तो इसको एज वन, मतलब मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। और ये कम से कम 30+ लेक्चर्स होंगे, ठीक है, 30+ लेक्चर्स होंगे। नीट, जेई एंड बोर्ड्स, इन 30+ लेक्चर्स में आपका ये मतलब 30+ लेक्चर्स। अब 30+ में कोशिश रहेगी कि 30 के अंदर ही खत्म हो जाए, लेकिन 30 ज़्यादा इसलिए क्योंकि मेरा स्टोरेज मोबाइल में नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ। तो मैं कम से कम 40-50 मिनट की वीडियो ही, 1 घंटा बहुत होगा तो 1 घंटा खींच के जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो 30+ लेक्चर्स में हम लोग इस तीनों को एज ए वन समझकर खत्म कर देंगे। तो हम ये नहीं पढ़ेंगे चैप्टर 11 ऐसा कुछ नहीं, हम कहेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें ये तीनों इंक्लूड है, जिसमें 30 लेक्चर में ये तीनों खत्म हो जाएगा। और जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा नीट, जेई मेन प्लस एडवांस, और बोर्ड्स के लिए भी हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। हैशटैग जाबिश फिजिक्स, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको मिलेगा डीपीपी, पीडीएफ नोट्स, फॉर्मूलाज, प्रैक्टिस सेट्स, बुक के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, अलग अलग तरह की प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। तो आप जाकर देख सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, आपका अपना चैनल है जिस पर आप फिजिक्स पढ़ते हैं, आपका अपना चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो बात हम लोग करेंगे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन से, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है कि कुछ कहानी है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल ज़्यादा है। इस साइंटिस्ट ने ये कहा, वो उस साइंटिस्ट ने वो कहा, तो ये थ्योरेटिकल है। तो बेसिकली
पूरी थोड़ी स्टोरी है, जो हम लोग इंट्रोडक्शन जो है वो बेसिकली थोड़ी स्टोरी है, उसको स्टोरी को समझते हैं, ठीक है। और उस स्टोरी का नोट्स भी मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ नोट्स, उसको बाद समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप पहले इसको भी नोट कर सकते हैं, ताकि नोट से पहले इतना नोट कर सकते हैं ताकि आप नोट्स उल्टो तो आपको आइडिया हो जाए कि हाँ भाई क्या करने वाले हैं, ठीक है। डुअल नेचर, डुअल नेचर, डुअल नेचर। चलिए बात समझते हैं अब, ठीक है। तो ये पूरा थ्योरी है, ये पूरी की पूरी थ्योरी है, कहानी है। कहानी शुरू होती है कि सबसे पहले न्यूटन साहब आए, लाइट के ऊपर बात है। बात कहाँ स्टार्ट होती है? सबसे पहले लाइट, ठीक है। लाइट के ऊपर ये कहानी स्टार्ट है। सबसे पहले आए न्यूटन साहब। न्यूटन साहब ने कहा, चूंकि मॉडर्न फिजिक्स से अगर आप अपना किताब उलटिएगा तो पहला मॉडर्न फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है वो डुअल नेचर ऑफ मैटर है, तो वहाँ तक समझते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक सब उठाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स का मतलब तीनों चैप्टर में से टॉपिक सब उठाएंगे, और ऐसा सब एक दूसरे से रिलेटेड है और अच्छे से समझ में भी आएगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले है न्यूटन साहब। न्यूटन साहब ने कहा कि भाई लाइट जो है वो बनी है, क्योंकि वो बेसिकली मैकेनिक्स के मास्टर थे। मैकेनिक्स उनकी चुटकी का खेल था, एकदम फर्स्ट क्लास मैकेनिक्स आती थी उनको, उन्हीं का दिया हुआ है। तो उन्होंने क्या सोचा कि लाइट को भी मैं उसी के तौर पर एक्सप्लेन करूंगा। तो उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल से बना है जिसे हम लोग कॉर्पुसल्स बोलते हैं। उन्होंने कहा कि उस कॉर्पुसल्स बोलते हैं, ठीक है। लाइट बनी है पार्टिकल से, और पार्टिकल से बनी हुई है, और बहुत सारे फिनोमेना को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। तो उनकी थ्योरी लागू भी हुई कि हाँ भाई ये थ्योरी एक्सप्लेन हो रहा है, बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उन्होंने बेसिकली लाइट के पार्टिकल बिहेवियर को सपोर्ट किया। फिर उसके बाद आए कौन? तो हाइजीन साहब आए। ओहो, हाइजीन साहब आए। हाइजीन साहब ने कहा कि ये आपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, चैप्टर जो है रे ऑप्टिक्स के बाद का, क्लास 12 में। तो हाइजीन साहब आए, उन्होंने कहा कि नहीं, लाइट जो है वो वेव नेचर, और उन्होंने अपना हाइजीन प्रिंसिपल भी दिया जो आपने 12th में पढ़ा है, मतलब कि चैप्टर 12 में 9, 10 चैप्टर 10 में पढ़ा है। वेव ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा है बेसिकली पूरा कि हाइजीन प्रिंसिपल क्या था। तो बेसिकली वो वेव ऑप्टिक्स मतलब कि वेव नेचर को सपोर्ट कर रहे थे। न्यूटन साहब किसको सपोर्ट कर रहे थे? तो पार्टिकल बिहेवियर को। ये किसको सपोर्ट कर रहे थे? तो ये सपोर्ट कर रहे थे वेव वाले को। अब उसके बाद आते हैं मैक्सवेल साहब। ओहो, मैक्सवेल साहब ने कहा कि भाई लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उन्होंने कहा कि लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इन्होंने भी वेव नेचर को ही सपोर्ट किया कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसकी स्पीड होती है इतना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये वो। तो बेसिकली इस इन्होंने भी वेव नेचर को सपोर्ट किया। अच्छा, अब कौन आते हैं? तो अब आते हैं मैक्स प्लैंक्स भाई। प्लैंक्स भाई आते हैं। प्लैंक्स भाई ने क्या कहा कि नहीं, लाइट जो है वो पार्टिकल से बनी है। तो कहानी क्या है? देखिए, समझिए कहानी क्या है कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई 1897 में, तब दुनिया का परिवर्तन हो गया। बात सही है। जैसे ही जे थॉमसन ने इसके ऊपर रिसर्च किया और इसको फाइंड किया, तो उन्होंने पूरा रिवॉल्यूशन, क्योंकि एक बेहतरीन नायाब चीज जो है वो दुनिया को मिल गई थी, इलेक्ट्रॉन, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रहस्य का खुलासा हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। तो 1897 में खोज हुई, तब पूरी दुनिया का परिवर्तन हो गया था। उसके बाद से जो भी फिजिक्स अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं वो बेसिकली क्या है? मॉडर्न फिजिक्स है। हालांकि है पुराना, लेकिन फिर भी अभी उससे हम लोगों ने मॉडर्न कहा उस वक्त, तो अभी तक मॉडर्न ही फिजिक्स उसे बोलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक मैटर, वेव्स, एटम स्ट्रक्चर, एक्सरेज, न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जो आपको 3 चैप्टर मैंने बोला ना, एटम, न्यूक्लियर, डुअल नेचर, इस तीनों को कंबाइन करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ये उसी का अलग अलग चैप्टर्स है, चैप्टर्स का ही मतलब जो है देखा जाए तो बेसिकली आप कह सकते हैं ये चैप्टर्स है, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बात शुरू होती है कहानी लाइट की। तो सबसे पहले आए न्यूटन साहब। न्यूटन साहब ने क्या कहा कि भाई, अभी मैंने बताया आपको कि कॉर्पस्कुलस थ्योरी, उन्होंने कॉर्पस्कुलस को सपोर्ट किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट आता है। फिर आए हाइजीन साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, हाइजीन प्रिंसिपल है, उन्होंने वेव नेचर को सपोर्ट किया, जिसे हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़े। फिर आए मैक्सवेल भाई, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दिया, एंड सपोर्ट किया किसको? भाई, वेव नेचर को सपोर्ट किया। फिर आते हैं प्लैंक साहब। प्लैंक साहब आए, उन्होंने कहा कि नहीं, मैक्स प्लैंक को उन्होंने कहा कि नहीं, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो बेसिकली है, उन्होंने सपोर्ट किया किसको? पार्टिकल नेचर को, ठीक है। अब देखिए यहां तक कितने साइंटिस्ट आ गए? 4 साइंटिस्ट आ गए।
दो पार्टिकल को सपोर्ट कर रहे हैं, दो वेव को, अब दोनों में झगड़ा, नहीं पार्टिकल नहीं वेव, पार्टिकल वेव, पार्टिकल वेव, पार्टिकल वेव, पार्टिकल वेव, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है। फिर आते हैं वो डी ब्रोगली साहब। डी ब्रोगली साहब आए, उन्होंने कहा कि क्यों झगड़ा कर रहे हो यार, क्यों झगड़ा कर रहे हो, देखिए ये बोलता है कि वेव है, देखिए ये बोलता है कि लाइट है, पार्टिकल है। ठीक है, तुम बोलते हो वेव है, हाँ मैं बोलता हूं वेव, तुम बोलते हो पार्टिकल, हाँ मैं बोलता हूं पार्टिकल, दोनों है भैया। डी ब्रोगली साहब ने झगड़ा ही खत्म कर दिया, बोला कि तेरा भी बात मानूंगा और तेरा भी बात मानूंगा, चुप बैठ जा, मैं बता रहा हूं कि कैसे। तो डी ब्रोगली साहब ने झंझट झगड़ा खत्म कर दिया। डी ब्रोगली साहब आए, उन्होंने कहा कि लाइट जो बना है वो एक्चुअली बना है फोटोन से। लाइट बनी है किस चीज से? फोटोन से। लाइट बनी है फोटोन से, ठीक है भैया, लाइट फोटोन से बनी है, जिसका मोमेंटम होता है h बाई लैम्डा। जिसका मोमेंटम कितना होता है? h बाई लैम्डा। ये अभी और आगे हम लोग समझेंगे h क्या है, लैम्डा क्या है, ये वो सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो जिसका मोमेंटम कितना होता है? इज इक्वल टू दो बार लिखा गया है, यही होता है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू h बाई लैम्डा, इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, एंड एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। ऐसे तो मालूम ही है, इस देख के मालूम चल रहा होगा कि h प्लैंक कांस्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ है। तो एक फोटोन, मतलब इन्होंने कहा कि लाइट बनी है फोटोन से, उस फोटोन के पास जो मोमेंटम होगा वो होगा h बाई लैम्डा, और उस फोटोन के पास जो एनर्जी होगी, एक फोटोन के बारे में बात कर रहे हैं, एक फोटोन की जो एनर्जी होगी वो होगी hc बाई लैम्डा। h प्लैंक कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा यहां लिखा हुआ है, लैम्डा इज वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। अगर हम लाइट को कैसा कंसीडर करते हैं? वेव के जैसा। अगर हम लाइट को वेव के जैसा कंसीडर करेंगे तो लैम्डा क्या है? वेव, एंड c इज स्पीड ऑफ वेव या स्पीड ऑफ फोटोन। c इज स्पीड ऑफ वेव या स्पीड ऑफ फोटोन। दैट इज हाउ ही कोरिलेट्स पार्टिकल नेचर एंड स्टेटेड लाइट हैज डुअल नेचर। कहानी समझ में आई? छोटी सी कहानी कि कुछ ने कहा, शुरुआत हुई न्यूटन साहब से, खत्म किसने किया? डी ब्रोगली साहब, पूरा झंझट खत्म कर दिया, ठीक है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, कुछ बेसिक चीजें बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड, फोटोन से रिलेटेड, फिर बेसिक टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले आप इतना नोट करो, फटाक से इतने हिस्से को स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो, नोट करो, ठीक है, फिर मैं आगे बात करता हूँ। कुछ बेसिक बातें, बेसिक बातें क्या है भाई? तो बेसिक बातें क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? तो वेरिएशन ऑफ, ठीक है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलरली ठीक है, परपेंडिकुलरली इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, ठीक है। मतलब क्या है? मतलब है कि अगर मान लीजिए, तीन कलर मैं यूज कर रहा हूं, मान लीजिए अगर प्रोपागेशन इस तरफ है, प्रोपागेशन इस तरफ, ठीक है, ये है प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ dp, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इधर है, तो ये अगर एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, और ये क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस। तो ये मान लो एक्स एक्सिस है, तो प्रोपागेशन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट होगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट होगा जेड एक्सिस के लॉन्ग। बात समझ में आ रही है? यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पैटर्न, यही है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पैटर्न यही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड,
म्यूचुअली परपेंडिकुलरली इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ठीक है, ये इधर है, इधर बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए एक बार, ये इधर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, प्रोपागेशन इधर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड, और ये इधर प्रोपागेशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? देखिए, आपको एक लिस्ट याद होगा। लिस्ट क्या है? इस लिस्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इधर है रेडियो वेव। ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, उसके बाद है इंफ्रारेड, उसके बाद है विबग्योर, विजिबल रेंज ऑफ लाइट। विबग्योर, 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 विजिबल रेंज ऑफ लाइट, विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विजिबल रेंज। उसके बाद आता है यूवी, अल्ट्रावायलेट। उसके बाद आता है एक्सरेज। उसके बाद आता है गामा रेज। बात समझ में आ रही है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रेंज, इसमें आता है विबग्योर, यूवी, एक्सरे और गामा रेज। जब आप इधर बढ़ोगे, ठीक है, जब आप इधर बढ़ोगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा डिक्रीज होगा और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। लैम्डा डिक्रीज होगा और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। जब आप इधर बढ़ोगे तो स्पेक्ट्रम में क्या है? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विबग्योर, विजिबल रेंज ऑफ लाइट, विबग्योर, यूवी, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज। जब आप इधर बढ़ोगे तो लैम्डा डिक्रीज होता जाएगा और फ्रीक्वेंसी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। लैम्डा डिक्रीज होता चला जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। अब बात करते हैं कुछ और। ठीक है, अब कुछ और बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वेव है। ठीक है, कुछ बेसिक्स बातें कर रहे हैं अभी हम लोग, ये सब बेसिक है, सब बेसिक चीजें बात कर रहे हैं हम। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये वेव है हमारे पास। ठीक है, ये वेव एक्स, ये वेव है। ठीक है, इसका ये कहलाएगा लैम्डा, ये कहलाएगा लैम्डा। ठीक है, इसकी कुछ मान लेते हैं वी वेलोसिटी है। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ वेव। वी है लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ वेव, और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ वेव। वी क्या है? वेलोसिटी, और एफ मान लीजिए क्या है? एफ फ्रीक्वेंसी है। इसकी एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा है, ये इसका टाइम पीरियड, ये इसका टाइम पीरियड है। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? सॉरी, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। और यहां डिस्टेंस क्या है? लैम्डा। स्पीड क्या है? वी इंटू टाइम पीरियड क्या है? टी। तो लैम्डा बराबर क्या मिला हमें? लैम्डा बराबर मिला हमें वी टी। वी टी, लैम्डा बराबर हमें क्या मिला? वी टी। ठीक है, और हमें मालूम है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 1 बाई टाइम पीरियड होता है। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो टी को हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा बाई टी इज इक्वल टू वी। क्या लिख सकते हैं? लैम्डा बाई टी बराबर वी। तो 1 बाई टी क्या होता है? एफ। तो लैम्डा एफ इज इक्वल टू वी। लैम्डा एफ इज इक्वल टू वी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इन केस ऑफ फोटोन। ठीक है, वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या इतना ही रहने देते हैं। अभी जो मुद्दे की चीज हमने लिखी वो क्या है? लैम्डा बाई टी इज इक्वल टू वी। ये काम देगा अभी हमें। लैम्डा एफ इज इक्वल टू वी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर और हम लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ठीक है, इतना नोट कीजिए।
अभी कुछ बेसिक बात में मैंने क्या बताया आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन प्रोपागेशन ऑफ लाइट, जिसका एग्जांपल ये है, ये आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में भी पढ़ा होगा, वेव ऑप्टिक्स में भी मिला होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विवग्योर, विजिबल रेंज ऑफ लाइट, यूवी, एक्सरेज और गामा रेज। जब आप इधर से इधर बढ़ोगे, रेडियो से बढ़ोगे गामा रेज की तरफ, तो लैम्डा डिक्रीज होता जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता चला जाएगा। ये एक ग्राफ है, ये एक वेव है, वेव का प्रोपागेशन है, इसको लैम्डा बोलते हैं। ये वेलोसिटी है, ये एफ है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है एफ। यहाँ से यहाँ का जो टाइम पीरियड लगा जाने में उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो लैम्डा बराबर हो गया v इंटू टी, वी इंटू टी हो गया, तो लैम्डा बराबर वी टी, 1/t होता है ये फ्रीक्वेंसी, तो 1/t आ गया लैम्डा एफ। तो इस चीज़ को हमने यहाँ लिख दिया। अब इतना आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए, फिर कुछ और बेसिक बातें, बेसिक चीज़ें हम लोग कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको हम लोग दिखाते हैं ईवी से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे हम लोग किससे दिखाते हैं, ईवी से दिखाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ऐसे आपने एनर्जी का यूनिट सुना है, जूल सुना है, अर्ग सुना है, ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि इट इज द एनर्जी ऑफ, इट इज द काइनेटिक एनर्जी, या सिंपली एनर्जी भी बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग फ्रॉम, ठीक है, एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ, थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। ये 1 वोल्ट पोटेंशियल देकर अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को जो कि रुका हुआ है और हमने 1 वोल्ट पोटेंशियल क्रिएट किया और वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट से भागने लगा उस पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में, तो जो उसके पास एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम लोग कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा कितना, तो हमें मालूम है, हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज, पोटेंशियल बराबर वर्क डन बाय चार्ज, या फिर पोटेंशियल बराबर एनर्जी अपॉन क्यू, ठीक है। तो क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, तो E बराबर पोटेंशियल कितना 1 और चार्ज कितना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना वोल्ट होता है, वो कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो E बराबर आ जाएगा आपका, E बराबर आ जाएगा, ये आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी को कितना बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल बराबर आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बात समझ में आ रही। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे रेस्ट मास, ठीक है, रेस्ट मास की बात करेंगे। ये सब चीजें हमें मिलने वाली है, इसलिए इसे समझ लेते हैं। रेस्ट मास, रेस्ट मास क्या है, ठीक है, रेस्ट मास क्या है, रेस्ट मास क्या है, तो इट इज द मास ऑफ ए बॉडी, इट इज द मास ऑफ ए बॉडी, इट इज द मास ऑफ ए बॉडी when it is at rest, it is the mass of a body when it is at rest। जब ये रेस्ट में होगा तब जो मास होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, रेस्ट मास कहेंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उस वक्त जो उसका मास है वही उसका क्या कहलाएगा, रेस्ट मास कहलाएगा। या एक और डेफिनेशन देख लीजिए, तो एक और डेफिनेशन क्या हम कह सकते हैं रेस्ट मास का, कि इट इज द मास ऑफ ए बॉडी, इट इज द मास ऑफ ए बॉडी, इट इज द मास ऑफ ए बॉडी, ठीक है, दैट एक्वायर, दैट मास ऑफ द बॉडी एक्सक्लूसिव ऑफ एडिशनल मास,
एडिशनल मास that acquire, ठीक है, that acquire by the object due to its motion, दोनों ही डिफिनेशन सही है, मतलब दोनों ही डिफिनेशन है, लेकिन आपको जो आसान लगे वो समझ लो। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तब जो मास होगा वो उसका रेस्ट मास कहलाएगा। या ये कह सकते हैं कि मास ऑफ द बॉडी एक्सक्लूसिव कहने का मतलब ये है कि उसका रेस्ट मास, मतलब कि मास जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, मोशन में आता है, तो उसका रिलेटिव मास इंक्रीज कर जाता है। तो रिलेटिव मास इंक्रीज कर जाएगा तो उस इंक्रीज वाले मास को हम नहीं जोड़ेंगे, उसके अलावा जो बचेगा, जो इंक्रीज होगा जब वो मूव करेगा, मोशन में होगा, तो उसकी मास में जो बढ़ोतरी होगी, उस बढ़ोतरी वाले मास को हम एक्सक्लूसिव मतलब क्या, साइड में रखते हैं। उसके बाद जो होगा वो क्या कहलाएगा, रेस्ट मास कहलाएगा। रेस्ट मास का फॉर्मूला क्या होता है? रेस्ट मास का फॉर्मूला होता है, ठीक है, रेस्ट मास का फॉर्मूला होता है एम नॉट। एम नॉट क्या है? रेस्ट मास यहां एम नॉट है, तो एम नॉट बराबर एम बाई रूट अंडर, ठीक है, एम बाई रूट अंडर 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर, वी बाई सी का होल स्क्वायर, 1 माइनस एम इंटू गड़बड़ हो गया, ठीक है। रेस्ट मास का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, रेस्ट मास का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, रेस्ट मास का फॉर्मूला क्या है? देखिए रेस्ट मास का फॉर्मूला क्या है? तो रेस्ट मास मान लेते हैं इसको एम नॉट, ठीक है, तो एम नॉट बराबर होगा एम इंटू 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर, वी बाई सी का होल स्क्वायर। वेयर, ये रेस्ट मास है, वेयर एम नॉट रेस्ट मास है, एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसके बाद वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है? रेस्ट मास। ये क्या है? रेस्ट मास, ठीक है। तो यहां तक की कहानी समझ में आ रही है। हमने बेसिक में एक तो वो लिखा, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या, उसके बाद हमने रेस्ट मास समझ लिया। तो इन सब बात को भी यहाँ नोट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। तो 1 जूल कितना हो जाएगा? 1 जूल हो जाएगा 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद रेस्ट मास क्या है ये समझ में आ रहा है। रेस्ट मास, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तब जो उसका मास होगा वही उसका क्या कहलाएगा? रेस्ट मास कहलाएगा, ठीक है। रेस्ट मास का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे फोटोन के ऊपर, ठीक है। फोटोन की बातें करते हैं, फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज को समझते हैं। इसको नोट कर लीजिए फटाक से, जल्दी ठीक है। तो यहां तक की कहानी समझ ली आप लोगों ने। उससे पहले एक चीज और आप करेक्ट कर लेना थोड़ा, कि ये जो एम है ये एक्चुअली है मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी इन मोशन, मास ऑफ द बॉडी इन मोशन। मतलब ये है, मतलब ये मास ऑफ द बॉडी इन मोशन, मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तो उसकी वेलोसिटी, मतलब उसका मास कितना हो जाएगा, ये अगर हमें निकालना होगा, ठीक है। तो मैं इतना ये हिस्सा मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये हिस्सा मिटा रहा हूँ और वो बात समझा रहा हूँ आपको, या उधर कोने में ही लिख देता हूँ, हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ हम इसको अगर लिख सकते हैं तो क्या, मतलब m बराबर क्या लिख सकते हैं? m बराबर लिखेंगे m नॉट बाई, ठीक है, m नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला आया है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला आया है, ये मतलब ये रेस्ट मास, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने वजन किया और वो 5 kg है, ठीक है, आपने वजन किया ऐसे रख के 5 किलो, तो वो 5 किलो यहां डालेंगे हम, 5 किलो यहां डालेंगे। अब आप उसको 10 की स्पीड से भेज दो तो 10 यहां डाल दो, स्पीड ऑफ लाइट डाल दो, सॉल्व करो तो आपको मालूम चल जाएगा कि उसका मास कितना इंक्रीज हो गया, उसका मास कितना बढ़ा हुआ मास कितना, ये वही है,
ये वही कहानी है, ये वही चीज है, बात समझ में आ रही। मतलब एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी इन मोशन, जब वो मूव करेगा तब, मतलब बढ़ा हुआ मास एक्चुअली में। और एम नॉट क्या है, रेस्ट मास। तो वजन कीजिए 5 किलो, वजन आप करो, वो 5 किलो दिखा रहा है रेस्ट में, ठीक है भैया 5 किलो रेस्ट में दिखा रहा है, तो यहां मैं 5 किलो डाल दूंगा। 10 की स्पीड से फेंका तो v की जगह डाल दूंगा 10, c की जगह डाल दूंगा 3 गुने 10 का पावर 8 का होल स्क्वायर, और 1 में से इसके फ्रैक्शन को माइनस कर दूंगा, तो जो आएगा वही उसका बढ़ा हुआ मास रहेगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो नोट कीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे फोटोन पर। जल्दी फटाक से इसको नोट कर लीजिए।